हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंश बत्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो सेक्शन 3 है वो इंटरप्रिटेशन क्लॉज के बारे में बात करता है। इस सेक्शन में इंटरप्रिटेशन क्लॉज में सभी वर्ड्स की डेफिनेशंस बताई गई हैं। जो वर्ड्स एविडेंस एक्ट में, इंडियन एविडेंस एक्ट में यूज़ होते हैं, उनके बारे में उनको डिफाइन किया गया, उनकी डेफिनेशन बताई गई है सेक्शन 3 में। तो एक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आपको डेफिनेशंस के बारे में नहीं पता होगा कि इस वर्ड का मतलब क्या है, सेक्शन 3 को अगर आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो पूरे एक्ट में ही आपको प्रॉब्लम आने वाली है हर एक वर्ड को समझने में। तो हम स्टार्ट करते हैं अब इसको, सेक्शन 3 को। स्टार्ट करने से पहले एक और बात, प्री में भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो अंदर से आता है, ऊपर ऊपर से नहीं पूछते हैं। थोड़ा सा डीपली इसको जब हम स्टडी करेंगे तब प्री के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो बिना देरी किए अब आते हैं सेक्शन 3 पर। जो स्टार्टिंग में कह रहे हैं, दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंस अनलेस ए कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। इस एक्ट में जो वर्ड्स हैं इसको इन्हीं तरह पढ़ा जाएगा जैसे ये बता रखे हैं, जो आगे डिफाइन किए गए हैं। जब तक कॉन्ट्रेरी इंटेंशन नहीं है तब तक इनको वैसे ही रीड किया जाएगा, वैसे ही समझा जाएगा जैसे ये बता रखे हैं आगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन पर आते हैं जिसमें बात की गई है कोर्ट की। तो कोर्ट इंक्लूड ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस। तो कोर्ट में कौन कौन आएगा? कोर्ट में इंक्लूड होंगे सब जजेस और सभी मजिस्ट्रेट्स एंड सभी वो पर्सन जो एविडेंस ले सकते हैं, पर आर्बिट्रेटर को छोड़कर। जो भी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चलाता है पर्सन, जो भी आर्बिट्रेटर होता है, वो कोर्ट में इंक्लूड नहीं होगा। तो कोर्ट की डेफिनेशन वैसे तो सिंपल है, मजिस्ट्रेट, जजेस और हर एक पर्सन जो एविडेंस ऑथराइज है लेने के लिए, वो कोर्ट की डेफिनेशन में आएंगे, कोर्ट में इंक्लूड होंगे। पर जो डेफिनेशन है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब इसमें हर एक चीज़ नहीं बता रखी जो कोर्ट में इंक्लूड होती है। देखिए केस है यहाँ पर स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस अंशुमन शुक्ला 2008 का केस है। इस केस में बोला गया था कि जो अथॉरिटीज़ होती है एमपी मध्यस्थम अधिकरण अधिनियम 1983 के अंदर, वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स है, पर उनको इस केस में कोर्ट बोला गया था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आगे भी जजमेंट आ सकती हैं जहाँ पर कुछ ट्रिब्यूनल्स को कुछ और जो है इसमें ऐड किया जा सकता है कोर्ट की डेफिनेशन में। ये डेफिनेशन एग्जॉस्टिव नहीं है। नेक्स्ट जो डिफाइन कर रखा है इसमें सेक्शन 3 में वो है वर्ड फैक्ट। तो फैक्ट का मतलब क्या होता है? फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स फर्स्ट एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। मतलब कोई भी चीज़ जिसको हम सेंसेस से परसीव कर सकते हैं। सेंसेस मतलब कि हमारी साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच, ये सब सेंसेस होती हैं। देख कर, सुन कर, स्मेल कर कर, टेस्ट कर कर, टच कर कर, इन चीज़ों से जब हम किसी चीज़ को परसीव कर लें, फील कर लें, अनुभव कर लें जिसका, या फिर ऑब्जर्व कर लें, तो वो जो थिंग है, वो जो चीज़ है, उसको हम फैक्ट बोल सकते हैं। मतलब आपने कुछ देखा, फैक्ट है, कुछ सुना, फैक्ट है, कुछ स्मेल करा, फैक्ट है, कुछ टच करा, ये फैक्ट है। ठीक है, कोई भी चीज़ जो परसीव कर सकते हैं सेंस से, वो फैक्ट है। दूसरा, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। किसी पर्सन की मेंटल कंडीशन से अगर कोई कॉन्शियस है, कॉन्शियस मतलब कि पता है, किसी की मेंटल कंडीशन के बारे में अगर किसी को पता है, वो भी फैक्ट है। मतलब किसी पर्सन के माइंड में कुछ चल रहा है, तो वो जो उसके माइंड में चल रहा है, उस इंसान की अच्छी इंटेंशन है, गुड इंटेंशन है, या फिर फ्रॉड करने की इंटेंशन है, इन चीज़ों के बारे में भी अगर किसी को पता है, वो भी फैक्ट है। तो इस एक्ट में हम कहें तो काफ़ी वाइडर डेफिनेशन है फैक्ट की। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं जहाँ पे फैक्ट के बारे में बता रखा है कि क्या क्या चीज़ें फैक्ट होंगी। कि कुछ चीज़ें कुछ एक सर्टेन ऑर्डर में लगा रखी हैं, एक सर्टेन प्लेस पर, ये चीज़ एक फैक्ट होगी। बी पॉइंट एक आदमी ने कुछ सुना या फिर देखा, वो एक फैक्ट है। सी पॉइंट एक आदमी ने कुछ देखा, वो एक फैक्ट है। टी पॉइंट एक मैन है, उसका एक सर्टेन ओपिनियन है, एक पर्सन कुछ राय रखता है किसी चीज़ को लेकर, वो भी एक फैक्ट है। सामने पर्सन की एक सर्टेन इंटेंशन, एक सर्टेन इरादा है, वो भी एक फैक्ट है। कोई पर्सन गुड फेथ में या फिर फ्रॉडुलेंट एक्ट करता है, वो भी एक फैक्ट है। कोई एक पर्सन एक वर्ड को एक पर्टिकुलर सेंस में यूज़ कर रहा है, वो भी एक फैक्ट है। या फिर कोई एक पर्सन एक पर्टिकुलर सेंसेशन को लेकर कॉन्शियस था, उसको पता था इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, वो भी एक फैक्ट है। ई पॉइंट कह रहा है एक मैन की, एक आदमी है, उसकी सर्टेन रेपुटेशन है, उसकी एक सर्टेन इज्जत है, वो भी एक फैक्ट है। तो मतलब कि हम कहें तो हर एक चीज़ फैक्ट है। आप पढ़ रहे हैं, फैक्ट है। आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, एक फैक्ट है। आप लेटे हैं, बैठे हैं, सो रहे हैं, गा रहे हैं, सब चीज़ें फैक्ट हैं। तो इसको थोड़ा एलोबरेट करके देख लेते हैं। ये कह रहा है कि इन दी पॉपुलर कॉन्सेप्ट द टर्म फैक्ट मीन्स एन एग्जिस्टिंग थिंग। पॉपुलर कॉन्सेप्ट में नॉर्मली क्या होता है, फैक्ट को बोला जाता है एक जो चीज़ एग्जिस्ट करती है,
पर एविडेंस एक्ट में सिर्फ वही चीज़ फैक्ट नहीं है जो विजिबल है, जिसको हम परसीव कर सकते हैं सेंसेस से। वो चीज़ भी एविडेंस एक्ट में उसको भी फैक्ट बोला गया जिसको हम परसीव नहीं कर सकते सेंस से। जैसे कि किसी की इंटेंशन, किसी की फीलिंग्स, किसी का ओपिनियन, किसी पर्सन का गुड फेथ में वर्क करना है, फिर किसी पर्सन की स्टेट ऑफ माइंड, ये सब जो चीज़ें हैं ये भी फैक्ट्स के अंदर ही आती है। बेंथम ने फैक्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट इज फिजिकल और एक्सटर्नल फैक्ट, जो कि इलस्ट्रेशन 1, 2 और 3 में दिए गए हैं, जो कि हम परसीव कर सकते हैं। दूसरा है साइकोलॉजिकल और इंटरनल फैक्ट्स, जिसके एग्जांपल इलस्ट्रेशन 4 और 5 में दिए गए हैं, जो कि इंटरनल है, साइकोलॉजिकल है। किसी का ओपिनियन, किसी की रेपुटेशन, किसी का इंटेंशन, ये सब चीज़ें साइकोलॉजिकल या फिर इंटरनल फैक्ट्स में आएंगी। तो फैक्ट के बारे में डिस्कस करा, आगे रेलेवेंट से पहले हम फैक्ट इन इशू के बारे में बात करेंगे। तो फैक्ट इन इशू के बारे में जो बेयर एक्ट में लिख रखा है उससे पहले हम जनरली डिस्कस करते हैं कि फैक्ट इन इशूज़ होते क्या हैं। देखिए, फैक्ट इन इशू आर दोज फैक्ट which are alleged by one party and denied by other in any civil or criminal case। जिस फैक्ट को एक पार्टी अलज करती है, वो कहती है, एक पार्टी कहती है ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, दूसरी पार्टी उसको डिनाई कर देती है, तो वो जो है फैक्ट इन इशू बन जाते हैं। इसका एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। बी अलज करता है कि ए ने उससे 10,000 रुपये और एक घड़ी बोरो करी है 1 जनवरी को। बी ये कहता है कि ए जो है मेरे घर पे आया था 1 जनवरी को एंड ए ने मुझसे 10,000 रुपये भी लिए एंड एक घड़ी भी ली है, एंड वो जो 10,000 रुपये एंड घड़ी है ए वापस नहीं कर रहा मुझे। यहाँ पर ए जो है डिनाई कर देता है, वो कहता है मैंने कोई भी पैसा नहीं लिया, कोई भी घड़ी नहीं ली बी से। बी यहाँ पर क्या करता है, बी सूट फाइल कर देता है ए के अगेंस्ट। दोनों पार्टी अपनी प्लीडिंग सबमिट करती है। सिविल केस में प्लीडिंग सबमिट की जाती है, वो अपना डिस्क्राइब करते हैं केस, दोनों जो साइड्स हैं, प्लेंटिफ और जो डिफेंडेंट है, अपनी साइड्स को डिस्क्राइब करने के लिए प्लीडिंग सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर केस स्टार्ट हो जाता है, ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। बी जो है एलेज करता है, बी ये सब चीज़ें कहता है क्या, कि ए ने मुझसे 10,000 रुपये लिए हैं, दैट ए हैज़ बोरोड वॉच फ्रॉम मी, ए ने मुझसे घड़ी भी ली है, दैट ए केम टू बीस प्लेस ऑन 1 जनवरी, ए जो है मेरे घर पर 1 जनवरी को आया था। ये तीनों चीज़ें, ये तीनों फैक्ट्स एलेज करता है बी। बी यहाँ पर एजर्ट कर रहा है, बी ये कह रहा है कि ये सब चीज़ें ए ने करी हैं। अब यहाँ पर हेयर द फैक्ट्स विच आर डिनाइड बाय ए विल बिकम फैक्ट्स इन इशू। बी एजर्ट कर रहा है, बी ये कह रहा है कि ए ने सब चीज़ें करी हैं। यहाँ पर जो फैक्ट्स ए डिनाई कर देगा वो फैक्ट्स फैक्ट इन इशू बन जाएंगे, एंड ये जो फैक्ट इन इशू बने हैं इन्हीं के लिए ही एविडेंसेस दिए जाएंगे। यहाँ पे हम 2 सर्कमस्टांसेस लेते हैं, ठीक है। बी ने ये 3 चीज़ें कही हैं कि ए 1 जनवरी को आया था, ए ने घड़ी ली है, ए ने पैसे लिए, 3 चीज़ें कह रहे हैं जो बी है। अब यहाँ पर 2 सर्कमस्टांसेस लेते हैं हम। तो पहले सर्कमस्टांस में मान लीजिए ए डिनाई कर देता है इन सब फैक्ट्स को। ये जो फैक्ट्स बी ने बोले हैं कि घड़ी ली, पैसे लिए और 1 जनवरी को आया था, ए ये तीनों चीज़ों को डिनाई कर देता है। ए डिनाइज ऑल दी 3 फैक्ट्स। तो ये तीनों फैक्ट्स यहाँ पर फैक्ट इन इशू बन जाएंगे, क्योंकि एक पार्टी ने एजर्ट करा, दूसरी ने डिनाई कर दिया उन तीनों फैक्ट्स को, तो ये तीनों ही फैक्ट्स इन इशू बन जाएंगे। दूसरा हम यहाँ पर सर्कमस्टांस ले, तो मान लीजिए ए डिनाई करता है यहाँ पर सिर्फ एक फैक्ट। बी ये कहता है कि ए जो है 1 जनवरी को आया था, दूसरा ए जो है उसने घड़ी ली है, तीसरा ए ने पैसे लिए। यहाँ पर ए ये कहता है कि हाँ मैं 1 जनवरी को आया था आपके घर पे, दूसरा मैंने आपसे पैसे भी लिए, 10,000 रुपये भी लिए, पर मैंने आपसे घड़ी नहीं ली। ए यहाँ पर सिर्फ एक ही बात को डिनाई करता है जो बी ने बोली है कि उसने घड़ी नहीं ली, बाकी वो दोनों चीज़ें मान जाता है। तो यहाँ पर यही फैक्ट जो है फैक्ट इन इशू बनेगा कि उसने घड़ी ली है या फिर नहीं ली। ये एक फैक्ट इन इशू बनेगा, इसी के लिए आगे एविडेंस दिए जाएंगे कोर्ट में, क्योंकि बाकी दोनों फैक्ट्स तो ए ने खुद मान लिए। जो बी ने कहा कि आप 1 जनवरी को आए, ए बोला हाँ मैं आया, बी ने एजर्ट करा, ए ने भी एजर्ट कर दिया, दोनों ने एजर्ट कर दिया, दोनों ने एस बोल दिया एक ही बात पे, तो इनके लिए एविडेंसेस दिए नहीं जाएंगे, फैक्ट इन इशू कहलाएंगे ही नहीं। बी ने ये भी बोला कि 10,000 रुपीज़ लिए आपने, ए बोला हाँ मैंने लिए, दोनों ने एजर्ट कर लिया। पर जब बी ये बोल रहा है कि आपने घड़ी ली, ए कहता है नहीं मैंने घड़ी नहीं ली आपसे, मैं डिनाई कर रहा हूँ इस फैक्ट को, तो ये जो एक फैक्ट है ना घड़ी लेने या फिर ना लेने का, ये फैक्ट इन इशू बन जाएगा। इसी के लिए दोनों पार्टीज एविडेंस देंगी, ठीक है। यहाँ पर फैक्ट इन इशू हमको समझ आया। यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, जो बेयर एक्ट में भी सिमिलर डेफिनेशन है, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ईजी बना के लिखा है ताकि जब आप बेयर एक्ट में जाएँ तो वहाँ कन्फ्यूजन ना हो। तो फैक्ट इन इशू क्या होते हैं? फ्रॉम द असर्शन डिनायल ऑफ दीज फैक्ट्स इन एनी सूट और प्रोसीडिंग, दी existence, non-existence, nature or extent of any right, liability, disability will necessarily follow are facts in issue। तो जिनके assertion या फिर denial से किसी सूट या फिर प्रोसीडिंग में राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी
कि एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर या फिर एक्सटेंट के बारे में बात होती हो, जिससे राइट, लायबिलिटी या फिर डिसेबिलिटी फॉलो होती हो, इनके बारे में आगे सूट या फिर प्रोसीडिंग में बात होती हो, वो फैक्ट्स इन इशू कहलाएंगे। तो ये हमने इलस्ट्रेशन जो डिस्कस करा, इसमें राइट, लायबिलिटी या फिर डिसेबिलिटी की कैसे बात हो रही है। देखिए इसी इलस्ट्रेशन में जो हमने डिस्कस करा, यहाँ पर बी असर्ट कर रहा है कि ए ने बोरो करी मनी एंड ए ने वॉच भी बोरो करी, एंड इसी चीज़ को ए मान लीजिए डिनाई कर रहा है। तो यहाँ पर इन फैक्ट से क्या, किसके बारे में बात हो रही है, क्या फॉलो हो रहा है इन फैक्ट से। बी ये कह रहा है कि ए ने घड़ी भी ली और पैसे भी लिए, तो यहाँ पर बी के राइट का एग्जिस्टेंस पता चल रहा है। यहीं पर अगर ए डिनाई कर रहा है इस चीज़ को कि मैंने कोई पैसे नहीं लिए, कोई घड़ी नहीं ली, तो यहाँ पर ए के नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लायबिलिटी के बारे में पता चल रहा है। फिर आगे इन्हीं से रिलेटेड ही कोर्ट में बात होगी। तो ये जो फैक्ट्स हैं ये फैक्ट इन इशू होते हैं। इसकी बेरेक्ट लैंग्वेज पर आते हैं, सेम ही बात जो हमने डिस्कस कर ली, ऑलमोस्ट सेम ही बात ये बेरेक्ट लैंग्वेज भी कह रही है। सो द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड फैक्ट्स इन इशू में का मतलब है इसमें इंक्लूड होंगे वो फैक्ट्स जो खुद से या फिर दूसरे के कनेक्शन के साथ, जिनके असर्शन या फिर डिनाइल से किसी सूट या फिर प्रोसीडिंग में बात होती है, फॉलो होती है। क्या चीज़ें फॉलो होती हैं, राइट, लायबिलिटी, डिसेबिलिटी के एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर या फिर एक्सटेंट फॉलो होता है, आगे उसके बारे में बात होती है, वो फैक्ट्स इन इशू होते हैं। इसका इलस्ट्रेशन भी दे रखा है, इसमें कह रखा है ए इज़ अक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ बी, ए पर यह आरोप है कि उसने बी का मर्डर करा है। ये जो फैक्ट्स इन इशू होंगे इसके ट्रायल में, क्या कि ए ने बी की डेथ कॉज करी, ए की इंटेंशन थी बी की डेथ कॉज करने की, ए को सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन मिला, ए जो है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से उसने सब कुछ काम करा है। तो ये सारे फैक्ट्स इन इशू होंगे। कैसे फैक्ट इन इशू होंगे, पहला फैक्ट इन इशू है कि ए कॉज बी's डेथ, क्या ए ने बी को मारा है, ये फैक्ट इन इशू होगा। कैसे फैक्ट इन इशू है, यहाँ पर ए की फैमिली ने ये कहा कि बी ने डेथ कॉज करी है ए की, बी ये कह रहा है कि मैंने नहीं करा। ए की फैमिली मतलब ए की फैमिली लड़ेगी उसकी तरफ से केस, ए की डेथ हो चुकी है। अब ए की फैमिली एजर्ट करिए कि ए को मारा है बी ने, बी इस चीज़ को डिनाई कर रहा है, तो फैक्ट इन इशू बन जाएगा। एंड इस पर्टिकुलर फैक्ट से किस बारे में बात हो रही है, ए के राइट के बारे में बात हो रही है कि ए की डेथ कॉज करी, ए के पास राइट है यहाँ पर जस्टिस लेने का, वहीं बी की लायबिलिटी के बारे में बात हो रही है। तो ये जो है फैक्ट्स इन इशू कहलाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर रेलेवेंट, कॉज करी है ए की, बी ये कह रहा है कि मैंने नहीं करा। ए की फैमिली मतलब ए की फैमिली लड़ेगी उसकी तरफ से केस, ए की डेथ हो चुकी है। अब ए की फैमिली एजर्ट करिए कि ए को मारा है बी ने, बी इस चीज़ को डिनाई कर रहा है, तो फैक्ट इन इशू बन जाएगा। एंड इस पर्टिकुलर फैक्ट से किस बारे में बात हो रही है, ए के राइट के बारे में बात हो रही है कि ए की डेथ कॉज करी, ए के पास राइट है यहाँ पर जस्टिस लेने का, वहीं बी की लायबिलिटी के बारे में बात हो रही है। तो ये जो है फैक्ट्स इन इशू कहलाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब डायरेक्ट से पहले मैं बता दूँ, रेलेवेंट की सिंपल डेफिनेशन है, किसको रेलेवेंट बोला जाता है, रेलेवेंट फैक्ट उसको बोला जाएगा जो फैक्ट इन इशू को प्रूफ या फिर डिसप्रूव करने में काम आएंगे, विच आर नेसेसरी फॉर प्रूव और डिसप्रूव ऑफ ए फैक्ट इन इशू आर रेलेवेंट फैक्ट। फैक्ट इन इशू जो कि मेन मैटर होता है किसी भी केस में, जिससे रिलेटेड एविडेंसेस दिए जाते हैं। तो जो भी फैक्ट्स फैक्ट इन इशू को प्रूव करने में नेसेसरी होते हैं, जो भी फैक्ट्स फैक्ट इन इशू को प्रूव करने में ज़रूरी होते हैं, वो रेलेवेंट फैक्ट्स होते हैं। पिछले इलस्ट्रेशन में जो हमने डिस्कस करा, जहाँ पर बी ये कह रहा था कि ए मेरे घर 1 जनवरी को आया था, ए मना कर रहा है इस चीज़ को, बी यहाँ पर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखा दे उस चीज़ की, तो वो रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। तो आते हैं बेरेक्ट लैंग्वेज पर। बेरेक्ट लैंग्वेज कह रही है कि एक फैक्ट दूसरे से रेलेवेंट तब बोला जाएगा जब वो दूसरे से कनेक्टेड है इस तरीके से जैसे कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के प्रोविज़न में बताया हुआ है। देखिए रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स जो हमारा चैप्टर 2 है, सेक्शन 5 से लेकर 55 में रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात की गई है। उसमें बताया कि कब फैक्ट्स रेलेवेंट होते हैं, कब एक दूसरे से रेलेवेंट होते हैं। इनको मैंने कैटेगराइज करके भी यहाँ पर लिखा है, ये आप देख सकते हैं। तो ये रेलेवेंट के बारे में पता चला। नेक्स्ट है यहाँ पर डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट क्या है, सेम डेफिनेशन, सिमिलर डेफिनेशन ही आईपीसी में बताई हुई है। सेक्शन 29 आईपीसी में सेम डेफिनेशन बताई हुई है। तो ये कह रहा है कि कोई भी मैटर अगर वो एक्सप्रेस किया जाए या फिर डिस्क्राइब किया जाए किसी भी सब्सटेंस पर बाय लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स। लेटर मतलब कि ABC हिंदी के लेटर्स हो गए, किसी और लैंग्वेज के लेटर्स हो गए, फिगर मतलब कि नंबर हो गए, मार्क्स मतलब कि कोई निशान, कोई ड्राइंग होगी, कोई पिक्चर होगी, कोई ग्राफ हो गया। तो कोई मैटर डिस्क्राइब किया जा रहा है लेटर, फिगर्स और मार्क्स से, अगर उनका इंटेंशन ये है कि वो यूज़ हो सकें मैटर को रिकॉर्ड करने के लिए, तो वो डॉक्यूमेंट कहलाया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट क्या समझते हैं हम जनरली, कोई कागज़ है उस पर कुछ लिख रखा है वो डॉक्यूमेंट नहीं। डॉक्यूमेंट का काफ़ी वाइडर मीनिंग है। इसके इलस्ट्रेशन देखिए, राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, कहीं पे कुछ लिख रखा है डॉक्यूमेंट है। वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ आर डॉक्यूमेंट, कहीं पे कुछ वर्ड्स प्रिंट किए गए हैं वो डॉक्यूमेंट है। लिथोग्राफ मतलब कि कोई पत्थर से या फिर मेटल ब्लॉक से कहीं पर बनाना कुछ,
वो भी डॉक्यूमेंट है। फोटोग्राफ भी डॉक्यूमेंट्स में ही आती हैं। सी, यहाँ पर एक मैप या फिर प्लान भी डॉक्यूमेंट है। डी, एन इंक्रिप्शन ऑन ए मेटल प्लेट और ए स्टोन इज ए डॉक्यूमेंट। इंक्रिप्शन मतलब कि जो अंदर दसा के लिखा जाता है, कोई स्टोन पर जैसे कि मूर्तियों पर कुछ लिखा जाता है अंदर गड़ा के, किसी मेटल प्लेट पर लिख रहे हैं या फिर किसी और हार्ड सरफेस पे लिख रहे हैं, तो ऐसा कहीं पर इंक्रिप्शन किया जा रहा है, वो भी डॉक्यूमेंट है। आगे, एक कैरिकेचर इज ए डॉक्यूमेंट। कैरिकेचर भी डॉक्यूमेंट है। कैरिकेचर क्या होता है? एक पिक्चर को थोड़ा सा फ़नी बना लेना, थोड़ा सा फ़नी अपीयरेंस में बना लेना, वो कैरिकेचर होता है। मैं यहाँ पे शो भी कर देता हूँ। तो ये चीज़ भी डॉक्यूमेंट है। तो डॉक्यूमेंट का काफ़ी वाइडर डेफिनेशन है यहाँ पर। सो यहाँ पर नेक्स्ट जो इस सेक्शन में डिफाइन किया हुआ वर्ड वो है एविडेंस। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। ये पूछ लिया जाएगा कि एविडेंस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, फिर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती है। FIR एविडेंस है नहीं है, एफिडेविट है या फिर नहीं है, यूँ करके इसको थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहले डायरेक्ट लैंग्वेज पर आते हैं। ये कह रहा है कि एविडेंस मीन्स एन इंक्लूड। एविडेंस का मतलब है एंड इसमें इंक्लूड होता है। फर्स्ट सेकंड दो चीज़ें बता रखी हैं। फर्स्ट, सभी स्टेटमेंट जो कोर्ट परमिट करती है फिर रिक्वायर करती है कि कोर्ट के सामने वो बोला जाए, वो स्टेटमेंट विटनेस के द्वारा, एंड वो जो स्टेटमेंट है वो ऐसे मैटर से रिलेटेड होता है जो कि इंक्वायरी में है। ठीक है ना? जो स्टेटमेंट जो विटनेस है वो कोर्ट के आगे आके बोल रहा है, कोर्ट वहाँ पर परमिट कर रही है फिर उसको रिक्वायर कर रही है कि वो बोले ये स्टेटमेंट्स, एंड वो जो स्टेटमेंट है उसका रिलेशन उस मैटर से होता है जो कि इंक्वायरी में है। तो वो जो स्टेटमेंट है वो ऑरल एविडेंस कहलाई जाएंगी। दूसरा, जो भी डॉक्यूमेंट्स एंड साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं जो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस होते हैं, कोर्ट के सामने लेके आ जाते हैं ताकि कोर्ट उनका इंस्पेक्शन कर सके, वो सभी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं। मतलब जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए गए हैं जिनका जो कोर्ट है जांच पड़ताल कर सके, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं। तो हमने डायरेक्ट लैंग्वेज देखी, इसको हम थोड़ा सा एलोबरेट करके देखते हैं। तो जो इसमें वर्ड एविडेंस बताया गया सेक्शन 3 में, ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बताता है किस तरीके से रेलेवेंट फैक्ट लेके आ जाते हैं कोर्ट में। दो तरीके से दो इंस्ट्रूमेंट अडॉप्ट किए गए हैं इस एक्ट में। पहला यहाँ पे विटनेस प्रूव कर सकते हैं जो कि ऑरल एविडेंस, दूसरा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के जरिए प्रूव हो सकता है जो कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो यहाँ पर हम कहें तो एक तरीके से ये जो एविडेंस की डेफिनेशन बताई गई है इस सेक्शन 3 में एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। जो एविडेंस की डेफिनेशन है उसमें तरीका बताया गया है कि विटनेस की स्टेटमेंट से प्रूव हो सकती है कोई चीज़ या फिर डॉक्यूमेंट से प्रूव हो सकती है। तो ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन हुई। कई सारी ऐसी चीज़ें, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर एज गुड एज एविडेंस बट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द एविडेंस। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑरल या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की तरह ही अच्छा एविडेंस है, पर यहाँ पर इस डेफिनेशन में उसकी बात ही नहीं की गई। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए, एवरी डे एट ए ट्रायल क्वेश्चंस आर पुट टू द अक्यूज्ड एज टू वेदर दे कमिटेड द क्राइम विच दे हैव बीन चार्ज्ड। तो जब भी ट्रायल चलता है, जब भी कोई केस चलता है, तो वहाँ पर वो जो एक्यूज़ होता है, वो जो आरोपी होता है, उससे जो कोर्ट है या फिर जो मजिस्ट्रेट या फिर जो जज होता है वहाँ पर कोर्ट में, वही पूछता है कि आप पर जो आरोप लगाया है, कि उससे पूछा जाता है कि जो आप पर आरोप लगाया गया है क्या आपने वो क्राइम कमिट किया या फिर नहीं करा। एंड वेरी ऑफन द एक्यूज आंसर इन द अफर्मेटिव। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है, जो एक्यूज होता है, जो आरोपी होता है, वो अफर्मेटिव यस में आंसर देता है, कहता है हाँ मैंने क्राइम करा है, वो अपना गिल्ट एडमिट कर लेता है, एंड उस चीज़ को कन्फेशन बोला जाता है। कन्फेशन से रिलेटेड सेक्शन 24 से लेकर 29 में बात की गई है, वहाँ पे आप इसके प्रोविजंस देखेंगे। तो उसको कन्फेशन बोला जाता है जब एक पर्सन खुद ही अपना गिल्ट एडमिट कर ले, एंड जिस पर्सन ने गिल्ट एडमिट करा है उसको फिर सजा दे दी जाती है। तो यहाँ पर क्या है इस डेफिनेशन में, जो सेक्शन 3 में जो एविडेंस की डेफिनेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग तो ये कन्फेशन एविडेंस होता ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट डेफिनेशन। दूसरा, द डिमीनर ऑफ द विटनेस इज वेरी ऑफन टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द कोर्ट। जो डिमीनर होता है किसी पर्सन का बिहेवियर, आउटवर्ड बिहेवियर, कि कैसा उसका रिएक्शन है, कैसा उसका बोलने का तरीका है, इस चीज़ को जो कोर्ट है कंसिडरेशन में लेता है। इस चीज़ को भी कोर्ट नोटिस करता है। किसी विटनेस का डिमीनर जो है वो कोर्ट नोटिस करता है हमेशा, वो भी कंसिडरेशन में लिया जाता है। ये भी एक तरीके का एविडेंस होता है, पर यहाँ पर जो सेक्शन 3 में बात की गई है उसके अकॉर्डिंग तो ये डेफिनेशन में आता ही नहीं है एविडेंस की। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एविडेंस एक्ट में, इंडियन एविडेंस एक्ट में एविडेंस की ही डेफिनेशन दी गई है वो इनकम्प्लीट एंड डिफेक्टिव डेफिनेशंस है। तो ये बात समझी हमने। अब कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू एविडेंस, कुछ ऐसे पॉइंट्स है कि क्या चीज़ें एविडेंस में इंक्लूड होती हैं, क्या चीज़ें एविडेंस में इंक्लूड नहीं होती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी प्री के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसको मैं यहाँ पर कवर करवाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर फर्स्ट आता है एविडेंस ऑब्टेन बाय अनडिजायरेबल मीन्स। तो एक ऐसा एविडेंस जो अनडिजायरेबल मीन से लिया गया। अनडिजायरेबल मतलब कि काफ़ी चीज़ें आती हैं अनडिजायरेबल में,
और एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो गलत तरीके से लिया गया है, जिसको ऑब्टेन करने का तरीका गलत है, तो क्या वो एविडेंस होगा? गलत तरीके से ऑब्टेन किया गया एविडेंस, कहीं से लेके आ गया है, तो क्या वो एविडेंस के अंदर इंक्लूड हो गया फिर नहीं होगा? इससे रिलेटेड एक केस है पुष्पा देवी एम जटिया वर्सेस ML वधवावन का, AIR 1987 का। इसमें बोला गया था कि जो एविडेंस अगर लेके आया गया है वो अगर एविडेंस की डेफिनेशन में फॉल करता है, देन द कोर्ट कैन एक्ट ऑन इट एंड नीड नॉट टू कंसर्न इटसेल्फ विद द मेथड बाय विच एविडेंस इन द क्वेश्चन वर ऑब्टेन्ड। तो वहाँ पर कोर्ट क्या है, एक्ट कर सकता है उस पर। कोर्ट जो अनडिजायरेबल मीन्स से भी एविडेंस लिया गया है उसको भी एविडेंस मानेगा, एंड कोर्ट को ये नहीं देखना है वहाँ पर कि किस तरीके से एविडेंस लेके आया गया है, क्या मेथड था वहाँ पर, कोर्ट उस पर वर्क कर सकता है। तो नेक्स्ट है एफिडेविट। एफिडेविट एविडेंस में इंक्लूड होते हैं या फिर नहीं होते? एफिडेविट्स के बारे में सेक्शन 1 में भी थोड़ी सी डिटेल में बात की थी। अगर सेक्शन 1 की वीडियो आपने नहीं देखी तो जरूर जाके देखिए, मैं आई बटन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो एफिडेविट एविडेंस में इंक्लूड होते हैं या फिर नहीं होते? देखिए, जब कोर्ट ऑर्डर कर दे कि एक पर्टिकुलर फैक्ट प्रूव हो सकता है एफिडेविट को सबमिट करके, तो वो एविडेंस बन जाते हैं। ये बात फेडरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस नारायणन के केस में बोली गई थी। AIR 1944 का केस है। तो मतलब जब कोर्ट कह दे कि ये पर्टिकुलर फैक्ट हो जाएगा एफिडेविट से, तो वो प्रूव हो सकता है। आगे आता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जो FIR है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, वो एविडेंस है या फिर नहीं है? देखिए, FIR डज नॉट कंस्टिट्यूट सब्सटेंटिव एविडेंस। एक सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है। सब्सटेंटिव का मतलब होता है जो कि एक सेपरेट हो, एक सेपरेट एविडेंस जिसकी एक अलग से एक आइडेंटिटी होती है। FIR एक सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है, पर FIR का यूज़ कर सकते हैं विटनेस की स्टेटमेंट को कोरोबरेट करने के लिए एंड कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। कोरोबरेट करने के लिए या फिर कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, मतलब कि देखिए क्या है कि कहीं पर FIR करवाते हैं, जिसने FIR लॉन्च करवाई है या फिर जो साथ में विटनेसेस थे उन्होंने FIR में कई चीज़ें बोल दी कि किसी ने बोल दिया कि मुझे यहाँ पर लेके जाके मारा गया, फिर उसने मेरे साथ ऐसा करा। ये कई चीज़ें FIR में मान लीजिए किसी ने बोल दी। अब बाद में क्या होगा, उसी केस से रिलेटेड, उसी मैटर से रिलेटेड आगे ट्रायल चलेगा, केस चलेगा। तो वहाँ पर जिसने FIR लिखवाई है या फिर जो विटनेस है उस FIR में, उनके स्टेटमेंट को मैच करवाया जाएगा। यहाँ पर जो आज वो ट्रायल में बोल रहे हैं, क्या उन्होंने FIR में भी सेम चीज़ बोली थी? अगर अभी भी सेम चीज़ बोली जा रही है तो वहाँ पर कोरबोरेशन हो जाएगा। एंड जो FIR में अगर चीज़ बोली गई थी, जो फैक्ट बोले गए थे, उससे उल्टा बोला जा रहा है ट्रायल में, तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, FIR को कोरबोरेशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है रिकॉर्डेड टेप्स। क्या रिकॉर्डेड टेप्स एविडेंस में इंक्लूड होते हैं या फिर नहीं? रिकॉर्डेड टेप्स जैसे कि कॉल रिकॉर्डिंग्स भी होती हैं। तो स्टेट वर्सेस नवजोत संधू 2003 का केस था। इसमें बोला गया था कि जो टेप रिकॉर्डिंग होती है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। तो जो रिकॉर्डेड टेप्स हैं या फिर कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आती हैं। यहाँ पर एक चीज़ है कि जो टेप्स हैं, वो जो रिकॉर्डिंग्स हैं, वो आराम से उनके साथ छेड़छाड़ हो सकती है। दीज आर मोस्ट एक्सपेक्टेबल टू बी टैम्परिंग हो सकती है। तो उनको प्रूव करने के लिए उनको जब जांच करा जाएगा, उनकी एक्यूरेसी पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे, क्योंकि जो रिकॉर्डेड टेप्स होती हैं, कॉल रिकॉर्डिंग्स होती हैं, आराम से कोई भी छेड़छाड़ कर सकता है उनके साथ। जो हमको चाहिए पार्ट वो रख ले, दूसरे पार्ट को काट दे। थोड़ा सा जो रूल है वो स्ट्रिक्ट होता है यहाँ पर। अब आगे एक लास्ट पॉइंट आता है इससे रिलेटेड कि जो ट्रैकर डॉग होता है, जो डॉग होते हैं पुलिस के पास, उन्होंने कुछ सूंघ कर, कुछ भी तरीके से जो डॉग्स होते हैं, उन्होंने कोई डिस्कवरी कर ली किसी फैक्ट की, कोई एविडेंस की डिस्कवरी कर ली। तो जो ट्रैकर डॉग किसी फैक्ट की डिस्कवरी करता है तो उसको साइंटिफिक एविडेंस बोला जाता है। ये अब्दुल रज़ाक वर्सेस स्टेट के केस में बोला गया था। 1969 का ये केस है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें देखी जो एविडेंस में इंक्लूड होती हैं, कुछ चीज़ें जो एविडेंस में इंक्लूड नहीं होती। नेक्स्ट जिसके बारे में बात की गई है वो है वर्ड प्रूव्ड। प्रूव्ड के बाद डिसप्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड के बारे में बात की गई है। तो इन तीनों को हम साथ में ही डिस्कस करेंगे। बेरेक्ट लैंग्वेज पहले देख लेते हैं, फिर इनको थोड़ा सा अलग, बेरेक्ट से अलग भी कुछ डिस्कस कर लेंगे इनके बारे में। तो पहला आता है यहाँ पे प्रूव्ड। तो एक फैक्ट को तब माना जाएगा कि वो प्रूव हो चुका है। देखिए, कोर्ट के पास एक फैक्ट आया, उस फैक्ट को कब मानेगा कोर्ट कि ये फैक्ट अब साबित हो चुका है, वही इसमें बात की गई है। ए फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड। एक फैक्ट को तब माना जाएगा कि वो प्रूव हो चुका है जब कोर्ट मैटर को कंसीडर करने के बाद, मैटर को देखने के बाद ये बिलीव कर ले, ये मान जाए कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, या फिर सेकंड, कोर्ट उस फैक्ट का एग्जिस्टेंस इतना प्रोबेबल मान ले, प्रोबेबल मतलब कि सच मान लेना, ट्रू मान लेना। कोर्ट उस एक फैक्ट का एग्जिस्टेंस इतना ट्रू मान ले जो कि अगर वहाँ पर उस पर्टिकुलर केस में अगर एक प्रूडेंट पर्सन होता तो उसको वो सच मान लेता, उसको वो प्रोबेबल मान लेता। प्रूडेंट पर्सन कौन होता है? प्रूडेंट पर्सन हु हैज़ अ कॉमन सेंस।
जो कि सेंसिबल और केयरफुल होता है, जो कि सही सोच समझ वाला पर्सन होता है, प्रूडेंट पर्सन है। तो एक फैक्ट को तब प्रूव्ड मान लिया जाएगा जब या फिर कोर्ट उसको मान ले कि एग्जिस्ट करती है, हाँ ये सच है, या कोर्ट उसका एग्जिस्टेंस इतना ट्रू मान ले जो कि एक प्रूडेंट पर्सन उस सर्कमस्टांस में मान लेता। तो इन दो तरीके से एक चीज़ को प्रूव्ड मान लिया जाएगा। डिस्प्रूव्ड है इससे बिल्कुल उल्टा, एक चीज़ डिस्प्रूव तब मान ली जाएगी जब कोर्ट ये बिलीव करती है कि एग्जिस्ट नहीं करती ये चीज़, या फिर वहाँ पर प्रूडेंट पर्सन अगर होता तो वो मान लेता कि एग्जिस्ट नहीं करती। आगे नॉट प्रूव्ड के बारे में बताया गया कि एक फैक्ट अगर प्रूव भी ना हो और डिस्प्रूव भी ना हो तो उसको नॉट प्रूव माना जाएगा। तो इन तीनों को हम बेरेक्ट से अलग डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रूव्ड पहले आता है, तो एक फैक्ट को प्रूव तब मान लिया जाएगा या फिर कोर्ट उसको मान ले एग्जिस्ट करती है, या फिर प्रूडेंट पर्सन अगर वहाँ पर होता तो वो उस चीज़ को मान लेता है कि एग्जिस्ट करता है ये फैक्ट। तो बेरेक्ट के अकॉर्डिंग तो ये है। तो यहाँ पर क्या है, प्रूफ डज नॉट मीन प्रूफ टू रिजिड मैथमेटिकल डेमोन्स्ट्रेशन। मतलब प्रूफ का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि किसी चीज़ को जब वो 100% प्रूव हो जाए तभी उसको प्रूव माना जाएगा, नहीं। यहाँ पर किसी फैक्ट को, किसी चीज़ को प्रूव तब मान लिया जाएगा जब एक प्रूडेंट पर्सन या फिर एक जो रीजनेबल मैन, सही सोच समझ का जो पर्सन है, वो सब कुछ देखने के बाद एक कंक्लूजन पे पहुँच जाए कि हाँ ये चीज़ प्रूव्ड है, ये चीज़ तो एग्जिस्ट कर रही है, तो उसको प्रूव मान लिया जाएगा। ये नहीं है कि कंक्लूसिव एविडेंस चाहिए वहाँ पर 100% किसी चीज़ को जब तक प्रूव ना किया जाए, वीडियो रिकॉर्डिंग ना लेके आई जाए किसी फैक्ट से रिलेटेड, तब तक वहाँ पे नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर टेस्ट है, तो यहाँ पर अलग अलग जो केसेस हैं, सिविल और क्रिमिनल केसेस हैं, उसमें कोई जो फैक्ट इन इशू होता है उसके लिए टेस्ट आता है। कब एक सिविल केस में माना जाएगा कि एक चीज़ प्रूव हो चुकी है, एंड कब एक क्रिमिनल केस में माना जाएगा कि ये चीज़ प्रूव हो चुकी है, इसके लिए अलग अलग जो है सर्कमस्टांसेस हैं। तो एक सिविल केस में कब माना जाएगा कि एक चीज़ प्रूव हो चुकी है, एक चीज़ को प्रूव कब मान लेंगे इन सिविल केसेस, वन थिंग इज प्रूव्ड व्हेन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी सजेस्टेड। सिविल केस में जब बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी सजेस्ट करती है कि मतलब कि ये लग रहा है कि ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, तब जो है हम सिविल केस में फैक्ट इन इशू को प्रूव्ड मान लेंगे। क्रिमिनल केस में क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो चाहिए ना किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए, किसी कोई फैक्ट इन इशू है उसको प्रूव करने के लिए जो प्रूफ चाहिए वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए। ये बात ध्यान रख लीजिए आप, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। किसी को अगर आपने गिल्टी घोषित करना है, गिल्टी बनाना है, तो उसके लिए जो प्रूफ चाहिए वहाँ पर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, वहाँ पर कोई डाउट ना रह जाए। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो वहाँ पर कोर्ट डिसीजन नहीं देगी। कोर्ट को कुछ पॉइंट लग रहा है कि नहीं ये जो एक्यूज्ड है, जो ये आरोपी है, गिल्टी नहीं है, वहाँ पर कोर्ट जो है डिसीजन नहीं देगी। तो जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है क्रिमिनल केस में वो सिविल केस से काफ़ी हाई है। और यहाँ पर एक और भी बात लिखी है कि इट इज़ नॉट नीड टू बी एब्सोल्यूट, मतलब एब्सोल्यूट भी नहीं होना चाहिए ये चीज़। कैसे, मतलब मान लीजिए कहीं पर चोरी हुई, कहीं पर मर्डर हुआ, कोई भी ऑफेंस हुआ है, क्रिमिनल केस हुआ है, तो यहाँ पर किसी ने मर्डर कर दिया मान लीजिए। अब यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल डायरेक्ट एविडेंस ही मिल जाए। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट डायरेक्ट एविडेंस मस्ट बी देयर। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जो मर्डर है वो वीडियो रिकॉर्डिंग से, जो मर्डर हुआ वो वीडियो रिकॉर्डिंग से ही प्रूव हो सकता है। कहीं पर वीडियो रिकॉर्डिंग मिले या फिर किसी ने सामने से देखा हो मर्डर करते हुए तभी वो प्रूव हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फैक्ट इन इशू और फैक्ट कैन बी प्रूव्ड बाय सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बाय कोरोबोरेशन। जो फैक्ट इन इशू है क्रिमिनल केस में वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से भी प्रूव हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि मर्डर हुआ है कहीं पे, जरूरी नहीं डायरेक्ट एविडेंस मिले, मतलब कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी मिल सकते हैं। जैसे कि जो मर्डर हुआ है, जिस गन से मर्डर हुआ है वो गन मिल गई, पुरानी दुश्मनी वहाँ पर बाहर आ गई, कॉल रिकॉर्डिंग्स मिल गई जहाँ पर एक पर्सन ने दूसरे को धमकाया है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे एविडेंस हो गए। तो इन सबको कोरोबोरेट करके भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, ये सारे डायरेक्ट एविडेंस तो है नहीं, इनको कोरोबोरेट करके भी जो कोर्ट है वहाँ पर सज़ा सुना सकती है। तो यहाँ पर ये लाइन इसीलिए ही लिखी गई है, येट इट नीड नॉट टू बी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट नहीं होना मतलब डायरेक्ट एविडेंस जरूरी नहीं है मिले, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से भी प्रूव हो सकती हैं चीज़ें। तो ये प्रूव्ड हुआ, आगे डिसप्रूव्ड। जो डेफिनेशन है वर्ड डिसप्रूव्ड की वो बिल्कुल उल्टी है, कन्वर्स है प्रूव्ड से। जो चीज़, जो फैक्ट डिसप्रूव हो गया वो नॉर्मली मान लिया जाता है कि वो फॉल्स है। आगे नॉट प्रूव्ड, जो वर्ड नॉट प्रूव्ड है उसका मतलब ना कोई चीज़ प्रूव्ड हुई है ना कोई चीज़ डिसप्रूव्ड हुई है। तो जो नॉट प्रूव्ड है वो चीज़ फॉल्स भी हो सकती है और वो चीज़ ट्रू भी हो सकती है। तो प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड देखिए। आगे इंडिया के बारे में बात की गई, इंडिया को डिफाइन किया गया, इंडिया मीन्स टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर एक्सक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नहीं आएगा, बिकॉज एट प्रेजेंट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद इंडियन एविडेंस एक्ट जम्मू कश्मीर पर भी अप्लाई होने लग गया है।
तो यहाँ पर इसी डेफिनेशन के साथ यहाँ पर सेक्शन 3 ख़त्म होता है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए लॉ बाय वंश बत्रा यूट्यूब चैनल को, और भी लॉट ऑफ एक्स्ट्रा रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। सो यही था आज के लिए। दैट वाज इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।